हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। तो आज हम ये जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में मतलब पार्ट 2 में आपने देखा था कि लाइट है वो अलग अलग मिरर के लिए कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ओके, सम बेसिक रूल्स पढ़े थे। फिर आपने क्या देखा, रे डायग्राम्स, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए आपने 6 रे डायग्राम ड्रॉ किए होंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2। अब आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में आप क्या पढ़ने वाले हो। आज के वीडियो में जो मेन टॉपिक है वो एक तो ये है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। सेकेंड, मिरर फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूला है, एक तो आर एंड एफ के बीच में रिलेशन और एक मिरर फॉर्मूला। अब ये दोनों के लिए हमें डेरिवेशन यहाँ पे पढ़ना है। और डेरिवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है साइन कन्वेंशन। मतलब कौन से डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लोगे, कौन से डिस्टेंस को आप नेगेटिव लोगे, वो कुछ सर्टेन रूल्स पे डिपेंड करेगा। तो आपको पहले वो रूल्स पढ़ लेने हैं और अच्छे से याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए भी और ये आगे आने वाले डेरिवेशंस के लिए भी। ठीक है, तो रूल स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन इज यूज टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इज रिलेटेड विथ द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब ये जो फॉलोइंग रूल्स है वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रूल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यहाँ पे याद रखना, हर एक डिस्टेंस को आप मेज़र कहाँ से करोगे, पोल से। पोल यहाँ पे है। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे रखा, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो ये ऑब्जेक्ट का अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का। तो आपको यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हमने मेज़र किया है वो ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ नहीं है, बट पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करेगी। डायरेक्शन है, अगर आप सही चूज़ कर रहे हो तभी आपका आंसर राइट आएगा। तो हर एक डिस्टेंस को हमें मेज़र करना है पोल से। सपोज मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लूँ तो ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस नहीं है, वो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है। क्लियर? अभी आगे बढ़ाते हैं। तो हर एक डिस्टेंस को हम पोल से मेज़र करेंगे। ठीक है, अभी सेकेंड रूल, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस है वो आपको क्या लेने हैं, पॉजिटिव। मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इंसिडेंट रे कुछ इस तरह जाएगा, और इंसिडेंट रे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर। तो हमें कहाँ से डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेना है। तो आपको पहले ही बता दिया कि हर एक डिस्टेंस को मेज़र करना है पोल से। मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब ये पार्ट से। ठीक है ना, याद रखना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ मैं आगे बढ़ूँ। ये सारे डिस्टेंस मुझे क्या लेने हैं, पॉजिटिव। याद रखना, मतलब पोल से आप राइट हैंड साइड कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इमेज है, कुछ भी है, आप डिस्टेंस पॉजिटिव लेने वाले हो। ठीक है, उसके बाद वाला रूल देखो, थर्ड रूल, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस आप मेज़र करो वो सब आपको क्या लेने हैं, नेगेटिव। मतलब इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाली हुई, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पोल है वहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंस आप मेज़र करने वाले हो वो सारे क्या लेने हैं आपको, नेगेटिव। समझ में आया? ये था इंसिडेंट रे। तो पोल से स्टार्ट करो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आगे बढ़ो, वो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव।
पोल से ही स्टार्ट करो, इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ो, वो सारे डिस्टेंस नेगेटिव। तो मैं अगर ये बोलूँ कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है तो ये डिस्टेंस u है, बट वो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर इतना? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये अच्छे से दिखा देते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। द हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। मतलब अगर मैं हाइट ऊपर की तरफ लूँ ऐसे कुछ, तो ये क्या लेनी है मुझे, पॉजिटिव। और उससे डाउनवर्ड अगर मैं कोई हाइट ले रहा हूँ तो वो क्या लेनी है मुझे, नेगेटिव। क्लियर? तो अगर मुझे इमेज कुछ इस तरह मिल रही है तो इमेज की जो हाइट है वो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो अपर डायरेक्शन में है। तो सिर्फ यहाँ पे 4 रूल आपको याद रखने हैं। और वो 4 रूल भी कौन कौन से, तो वो समझ लो कि एक आपको याद रखना है, रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ले रहे हो वो पॉजिटिव, रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ले रहे हो वो नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेजर करो वो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेजर करो वो नेगेटिव। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो अपना पोल है, जो हमारा पोल है वो ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन से ये राइट हैंड साइड हमारा था पॉजिटिव, ये ऑपोजिट साइड था वो नेगेटिव। अगर मैं मिरर को कुछ इस तरह रखूँ तो ऊपर के डिस्टेंस सारे पॉजिटिव और नीचे के डिस्टेंस सारे नेगेटिव। क्लियर? तो ये हो गया फोर्थ रूल, द हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। और फिफ्थ वन, द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन नेगेटिव। तो इतना आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए भी और फर्दर डेरिवेशंस के लिए भी। ठीक है, फिर से रिवाइज करा देता हूँ 4 रूल। फर्स्ट रूल कौन सा है, तो हर एक डिस्टेंस आप मेज़र करोगे पोल से। सेकेंड रूल कौन सा है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस मेज़र करो वो पॉजिटिव, और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सारे नेगेटिव। अगर कोई हाइट मेज़र कर रहे हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ओके, तो हमें यहाँ पे रिलेशन चाहिए। सपोज मैं डिस्टेंस बोलूँ, ये पी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्टेंस मेज़र करना, क्योंकि हमारे रूल में था ये। तो एफ तक का जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा, ये जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल एफ, मतलब ये हो गया फोकल लेंथ। ओके, कहाँ तक का, यहाँ तक। ओके, और हम सी से अगर स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये डिस्टेंस रहेगा कैपिटल आर। ठीक है, अब डायग्राम को अच्छे से देखो। मैंने जो यहाँ पे ब्लू कलर में रेज दिखा है, वो जो पैरेलल रे है वो इंसिडेंट रे है
और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ में से पास हो रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। क्यू के पास मैंने ऑरेंज कलर में देखो एक माइक्रो सरफेस दिखाई है और उससे परपेंडिकुलर जो है वो सी में से पास होगा, क्योंकि सी क्या है, ये जो कर्वेचर पाथ है उसका सेंटर है। तो इतना हमें पता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो बने हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पे भी क्यू लिख सकता, सॉरी आई लिख सकता हूँ। ओके, अब ये एंगल देखो, ये एंगल जो सी के पास बन रहा है वो, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जेड जैसा कोई शेप दिख रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये जो यहाँ से कुछ इस तरह बन रहा है वो जेड जैसा शेप है। तो ये जो दो एंगल है आई और यहाँ पे जो बनने वाला है वो दोनों एंगल को मैं बोल सकता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो वो दोनों सेम होंगे। तो सेम होंगे तो मैं फिर ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल जो आई है तो यहाँ पे भी एंगल क्या रहेगा, आई। अब ये एंगल हमें पता नहीं, ये वाला एंगल वो फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम रिलेशन डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक और चीज़ आपको याद रखनी है वो है एंगल का फॉर्मूला। सपोज मैं यहाँ से सेंटर लेके ऐसी कोई एक आर्क लगाऊँ तो ये आर्क बन गई ए बी और ये जो दो डिस्टेंस है वो रेडियस आर और यहाँ पे जो एंगल बना वो थीटा। तो ऑलवेज याद रखना एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला होगा। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब अगर आपको ये थीटा फाइंड करना है तो ये जो आपको आर्क दिख रही है ए बी जो कर्वेचर पाथ है वो ये आर्क की लेंथ रखनी होगी और डिवाइड बाय ये रेडियस। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। कैसे वो हम देख लेते हैं। अभी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखो डायग्राम से बोलते हैं फोर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये ट्रायंगल है। कौन सा है, तो क्यू सी एफ। ओके, क्यू सी एफ के लिए जो हमारा ये एंगल बन रहा है जो हमें फाइंड करना है वो बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो हम बोल सकते हैं फॉर ट्रायंगल क्यू सी एफ, फॉर ट्रायंगल क्यू सी एफ जो हमारा एंगल है कौन सा, क्यू एफ पी, मेजरमेंट एंगल क्यू एफ पी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन हमें पता है कि वो इन दोनों का जो एंगल है उनका एडिशन होगा, मतलब आई प्लस आई। तो आप बोल सकते हो मेजरमेंट एंगल क्यू एफ पी इज इक्वल टू आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i। चलो ये हमने फाइंड कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो एंगल मिला वो कौन सा है, 2i है। अब हमें जो F के पास एंगल बना 2i और C के पास एंगल बना i, उसी की हेल्प लेनी है। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर स्मॉल कर्वेचर, फॉर स्मॉल कर्वेचर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। स्मॉल कर्वेचर के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये जो क्यू सी पी है, मेजरमेंट एंगल क्यू सी पी, मेजरमेंट एंगल क्यू सी पी इक्वल टू क्या था, आई था। और I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर्क पी क्यू। देखो यहाँ पे ये आर्क है ना पी क्यू, और जो रेडियस है वो क्या बनेगी, P से लेके C तक का डिस्टेंस। मतलब
आई इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन पी सी, मतलब पी क्यू आर्क है और पी सी क्या है, पी से सी तक का डिस्टेंस क्या है आर, बट एज पर साइन कन्वेंशन यहाँ के डिस्टेंस हमें क्या लेने हैं नेगेटिव, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ माइनस आर और ये इक्वेशन 1। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये 2i एंगल था उसके लिए देखो, तो वो एंगल कौन सा है क्यू एफ पी, तो मेजरमेंट एंगल क्यू एफ पी इक्वल टू कौन सा एंगल था 2i, तो 2i इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कौन सा पी क्यू और रेडियस क्या रहेगी पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस, तो पी क्यू अपॉन पी एफ, तो ये पी क्यू आर्क और पी एफ क्या है, तो पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस मतलब स्मॉल एफ फोकल लेंथ, और वो भी हमें क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस एफ इक्वेशन 2। अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये 2 और आई की जो वैल्यू है वो मैं लगा सकता हूँ पी क्यू आर का अपॉन माइनस आर, समझ में आया। जो हमारा इक्वेशन 2 है उसमें हम वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन 1 की, ठीक है, जो इक्वेशन 2 है उसमें हम वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन 1 की, इक्वल टू पी क्यू आर का अपॉन माइनस एफ रहेगा, पी क्यू कैंसल, तो फाइनल रिजल्ट हमारा बना वो यहाँ पे देख सकते हो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, आर राइट हैंड साइड चला जाएगा और एफ है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो आर इक्वल टू 2f, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो चुके हैं। तो ये आपको रिलेशन मिल गया बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ f। तो याद रखना है r इक्वल टू 2f, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कैपिटल F है वो C और P ये जो दो पॉइंट है उसका एग्जैक्ट मिडल पॉइंट है। क्लियर यहाँ तक? तो एक ये फिनिश हो चुका हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ। अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह का एक रे डायग्राम बनाना है जिसमें इंसिडेंट एंगल आई लेना है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई लेना है। फिर ये एंगल आपको पता चल जाएगा आई कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे जेड जैसा कोई शेप बनता है, ठीक है। और फिर एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से आपको ये एंगल जो है, यहाँ पे जो एंगल है वो ये आई और यहाँ पे आई है, उन दोनों का एडिशन मिलेगा, मतलब 2i मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, दो इक्वेशन लगाने हैं, एक ही इक्वेशन दो बार, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एक बार लगाओगे आप आई के लिए और एक बार लगाओ ये 2i के लिए। तो आई के लिए क्या बनेगा, आर्क पी क्यू अपॉन रेडियस पी से लेके सी तक, और जब 2i की बारी आएगी तब आर्क वही रहेगी पी क्यू, बट रेडियस क्या बन जाएगी पी एफ। याद रखना ये हमने लिया है स्मॉल कर्वेचर के लिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जो मिरर्स देखने वाले हैं उसमें कर्वेचर स्मॉल होगा, और कर्वेचर स्मॉल है तब आप सी से आर्क लगाओ या एफ से आर्क लगाओ, आर्क एक ही लगेगी अगर स्मॉल आर्क लगाओ तो। क्लियर इतना? तो आई का फॉर्मूला लिखा हमने क्यू पी क्यू आर्क अपॉन पी सी डिस्टेंस, और 2i का लिखा हमने पी क्यू आर्क अपॉन पी एफ डिस्टेंस। पी सी की जगह पे माइनस आर लिखना है और पी एफ की जगह पे माइनस एफ लिखना है। तो ये दो फॉर्मूला मिल गया हमें, दो इक्वेशन। अब दोनों को आप एक में किसी एक की वैल्यू डाल दो। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू डाल दी है। देखो 2 एज इट इज़, यहाँ से देखो ये 2 एज इट इज़ है, और आई की जगह पे मैंने इक्वेशन 1 की वैल्यू मतलब ये वैल्यू डाली है, आर्क पी क्यू अपॉन माइनस आर। फिर ये मैंने एज इट इज़ रखा है, मतलब आर्क पी क्यू अपॉन माइनस एफ। पी क्यू आर्क दोनों तरफ कैंसिल हो गई, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो हमें फॉर्मूला मिल गया आर इक्वल टू 2f। अब स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार ये पूरा डेरिवेशन देख लो, मिरर फॉर्मूला का पूरा एक डेरिवेशन देख लो आप। उसके बाद मिनिमम 2 टाइम्स रिटन प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम भी खुद से बनाना है 2 टाइम्स मिनिमम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, जो कुछ इस तरह है।
the formula which gives relation between object distance u, relation between object distance u, okay, image distance v and focal length f of mirror is known as mirror formula। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ एफ के बीच में रिलेशन दे। ठीक है, अब ये डेरिवेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ तैयार किया हुआ है डायग्राम ऑलरेडी, जिससे कि आप हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, आप दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हो। मैं वो दो मेथड में से कोई एक मेथड यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज़ मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये हो गया ओ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ से रे गया कुछ इस तरह, ओके, और ये जो नॉर्मल है ये हो गया नॉर्मल। हमें पता है कि नॉर्मल कहाँ से पास होने वाला है, सी में से। ओके, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, सपोज मैं उसको नाम दे दूँ आई। ओके, तो ये हो गया आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो, ये इंसिडेंट हुआ था और रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह। अब समझो, यहाँ पे अगर इंसिडेंट एंगल आई था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, आई। तो यहाँ पे भी एंगल कौन सा बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल है वो आई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ Q, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो वहाँ पे इमेज बन रही है, तो मैं इमेज को नाम दे रहा हूँ I। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिखाना है और इमेज डिस्टेंस भी, तो वो भी साथ साथ दिखा देते हैं। तो ये जो इमेज मिली I, वहाँ से ये डिस्टेंस, ये कौन सा रहेगा, इमेज डिस्टेंस V। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ V। और O है ऑब्जेक्ट, वहाँ से पोल तक का डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, तो वो बनेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पूरा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसलिए नाम दे रहा हूँ U। एक बार ध्यान से देख लो, P से F तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ F, P से I तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस V, P से C तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और P से O तक का डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। अब हमारे पास और तीन एंगल्स है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो वो तीन एंगल को मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ। सपोज मैं नाम दे दूँ एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा। ओके, तो अभी फॉर्मूला डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दो एक्सटीरियर एंगल हैं। एक अगर मैं ट्राइंगल लूँ OQC, अगर एक ट्राइंगल में ले रहा हूँ OQC, देखो कैसे, ये वाला, ये दिख रहा है ट्राइंगल आपको। तो उसमें जो बीटा है वो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और बीटा है वो आपको कैसे मिलेगा, तो एडिशन ऑफ अल्फा एंड आई। क्लियर?
तो मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है? ओ क्यू सी। इन ट्राइंगल ओ क्यू सी बीटा इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब बीटा है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस आई। हैंस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, इक्वेशन 1। ओके, ये क्लियर हुआ आपका, ठीक है। अभी सेकंड, दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? गामा। कौन से ट्राइंगल के लिए? तो अभी ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखना। अभी जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल कौन सा है? तो क्यू सी आई, उसके लिए ये गामा क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो गामा है वो किसका एडिशन होगा? बीटा और ये आई का। क्लियर यहाँ तक? तो अब उसके लिए स्टेप्स लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल क्यू सी आई, गामा इज एन एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर का एंगल है वो। हैंस मैं लिख सकता हूँ गामा इक्वल टू बीटा प्लस आई। ये इक्वेशन 2 हो गया, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आई। अब हमें यहाँ पे क्या नहीं चाहिए? तो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे आई, समझना। हमें अल्फ़ा बीटा और गामा चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओ पी, कौन सा डिस्टेंस हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। बीटा है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आर। और गामा है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो कौन सा डिस्टेंस देगा? वी। अगर हमें रिलेशन मिल जाए यू वी और आर के बीच में, तो आर तो हमें पता है 2f, मतलब ये टोटल रिलेशन हमें यहाँ से ही मिल जाएगा। तो आई की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर मैं ये सब्ट्रैक्शन करूँ तो बीटा माइनस गामा, लेफ्ट हैंड साइड देखो, बीटा माइनस गामा इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बचेगा और आई आई कैंसिल हो जाएगा। समझना, ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो सिर्फ क्या बचेगा? अल्फा माइनस बीटा, और इधर क्या था? बीटा माइनस गामा। क्लियर? अब मैं बीटा एक तरफ लेके आऊँ तो ये हो गया 2 बीटा और इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बट आपको यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, फॉर वेरी स्मॉल कर्वेचर, फॉर वेरी स्मॉल कर्वेचर यूजिंग एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो 2, चलो बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो, हम ये इक्वेशन में वैल्यू डाल रहे हैं, हमारा मेन इक्वेशन ये बना, ओके। उसमें बीटा की जगह पे हम लिख रहे हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो बीटा के लिए आर्क कौन सी? ये देखो, Q से लेके P तक, और रेडियस P से लेके C तक। मतलब बीटा के लिए ये पी क्यू आर्क अपॉन पी सी डिस्टेंस हुआ, आर्क अपॉन रेडियस। अब हमारे पास अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के लिए देखो यहाँ पे, अल्फ़ा यहाँ पे है ना, तो उसके लिए भी आर्क तो वही है पी क्यू, बट अभी रेडियस बनेगी क्या? तो पी से स्टार्ट करके ओ तक, यहाँ पे पी से स्टार्ट करके ओ तक। क्लियर?
तो अल्फ़ा के लिए पी क्यू आर्क और रेडियस हो गई पी ओ, प्लस गामा के लिए देखते हैं। अब ये गामा है तो उसके लिए ये आर्क हो गई और गामा तक आओ तो ये रेडियस हो गई। स्मॉल कर्वेचर के लिए रेडियस है वो ऑलमोस्ट यही रहेगी। तो पी क्यू हमें क्या लिखनी है, आर्क, और पी से लेके आई तक का डिस्टेंस क्या लिखना है, तो वो है रेडियस। तो पी क्यू अपॉन पी आई, तो ये हो गया पी क्यू आर्क अपॉन पी आई। अब देखो इक्वेशन के दोनों तरफ देखो तो पी क्यू कॉमन निकल रहा है, तो 2 यहाँ पे पी क्यू आर्क ले लो अपॉन पी सी। यहाँ पे भी मैं पी क्यू आर्क है वो कॉमन निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी आई। क्लियर इतना। अब देखो दोनों तरफ ये पी क्यू कैंसिल हो रहा है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये 2 तो है ही, 1 अपॉन पी सी। पी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। पी से सी तक का डिस्टेंस है आर, बट वो माइनस आर लिखना पड़ेगा एज पर साइन कन्वेंशन, हमने पहले देख लिया है। इक्वल टू 1 अपॉन पी ओ। तो 1 अपॉन पी ओ क्या है, तो पी से ओ तक का डिस्टेंस कितना है देखो, तो पी से ओ तक का डिस्टेंस है यू, बट हमें एज पर साइन कन्वेंशन लिखना पड़ेगा माइनस यू। 1 अपॉन पी आई, पी आई देखो पी से आई तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, इमेज डिस्टेंस वी, वो भी लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब एज पर साइन कन्वेंशन वो भी हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा, मतलब माइनस वी। अब दोनों तरफ माइनस कॉमन निकल के कैंसिल हो रहे हैं, मतलब हमें फाइनल इक्वेशन मिला 2 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अब इससे पहले ही हमने देख लिया है कि आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2f। तो 2 कैंसल और फाइनल हमें मिरर फॉर्मूला मिला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए भी याद रखना है और ये डेरिवेशन है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार 2 बार रिवीजन कर लेना, रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, और यहाँ पे हम भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं। देखो फटाफट, मिरर फॉर्मूला अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको सबसे पहले मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या है, द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ मिरर इज नॉन एज मिरर फॉर्मूला। देखो यहाँ पे u, v और f के बीच में रिलेशन मांगा है और हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया u, v और f के बीच में रिलेशन। ओके, उसके बाद ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। डायग्राम नॉर्मल डायग्राम की तरह ही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है वो हमें कोई हाइट वाला नहीं लेना है, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है और किसी एक पोजीशन पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया O, रे इंसिडेंट कराओ, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा और वापस जहाँ पे आता है वहाँ पे हमें इमेज मिलेगी I। क्लियर। 3 एंगल है, अल्फा बीटा गामा, नाम आप दे दो और इंसिडेंट एंगल आपको पता है I। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज़ करना है। सिर्फ इतना देखो, यहाँ पे डायग्राम में ही आप समझ जाओगे कि आप क्या कर रहे हो। तो सपोज मैं बोलूँ कि मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना है बीटा से, तो बीटा इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस आई। सेम वे अगर मैं गामा से स्टार्ट करूँ तो उसका इक्वेशन मिलेगा बीटा प्लस आई। फिर 2 इक्वेशन मिल गए, उसका सब्ट्रैक्शन कर लो जैसे मैंने यहाँ पे किया। देखो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आई। फिर इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दिया, तो यहाँ पे बीटा माइनस गामा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड अल्फ़ा माइनस बीटा, और आई कैंसिल आउट हो गए। बीटा को हमने एक तरफ लेके आए तो 2 बीटा इक्वल टू क्या मिला हमें, अल्फ़ा प्लस गामा। फिर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के लिए एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 2 इंटू बीटा की जगह पे क्या आएगा, आर्क तो सब में सेम है, पी क्यू। ओके, और रेडियस क्या रहेगी, जहाँ पे एंगल है वहाँ से पी तक का डिस्टेंस। अल्फ़ा है तो ओ से पी तक का डिस्टेंस रहेगा, बीटा है तो सी से पी तक का, और गामा है तो आई से पी तक का।
क्लियर। एज पर साइन कन्वेंशन सिंबल्स लिख दो, जैसे पी सी है वो डिस्टेंस हमने किससे डिनोट किया है, आर से, तो माइनस आर लिख दो। पी ओ तो माइनस यू, और पी आई तो माइनस वी। माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर दो। 2/r = 1/u + 1/v। तो 2/r = हमने पहले ही डिराइव कर लिया है, r = क्या है 2f, तो हमने 2f रख दिया। 1/u + 1/v, 2 कैंसिल, 1/f = 1/u + 1/v। फिर आपको लास्ट में सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा कि दिस फॉर्मूला इज नॉन एज मिरर फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज नॉन एज मिरर फॉर्मूला। ओके। अब ये वीडियो का लास्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्नीफाई करना मतलब आपको पता है जूम करना, मतलब ऑब्जेक्ट है उसको मिरर कितना जूम करके देख रहा है या तो जूम आउट करके देख रहा है। ठीक है, अब ये भी समझ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब ऑब्जेक्ट साइज है उसके रिस्पेक्ट में इमेज है वो कितने टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइड है, उसका एक मेजरमेंट मिलेगा आपको मैग्निफिकेशन से। बट मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, सपोज मैं मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करूँ और उसकी वैल्यू सपोज मैं लिखूँ -1.3 फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हमें हर एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इतनी सी वैल्यू में मुझे इमेज है उसकी पोजीशन पता चल सकती है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट पोजीशन पता है तो इमेज है उसका नेचर पता चल सकता है, और इमेज है उसकी साइज़ भी पता चल सकती है। तो ये सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कैसे। तो मेन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डेफिनेशन है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है, एक रेशियो है, किन किन का, तो द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे बेसिक डेफिनेशन, it is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by the letter m. m से हम उसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, if h is the height of object and h dash is the height of image, okay, then the magnification m produced by a spherical mirror is given by m equal to, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, m equal to height of the image upon height of the object। बट यहाँ पे height of image जो h डैश है और न्नीचे जो height of object h है वो as पर साइन कन्वेंशन लेना है। क्लियर। तो आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, और जब आप न्यूमेरिकल में यूज़ करो तब h डैश और h आपको एज पर साइन कन्वेंशन लेना है। मतलब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला है, वो भी डिराइव कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि मैग्निफिकेशन से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कॉनकेव मिरर रखा है जिसमें P, F और C मैंने डिनोट करके रखा है। ऑब्जेक्ट हमारे पास है O, ऑब्जेक्ट हमारे पास है O, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, मतलब ओ में नहीं रखता, मैं ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ ए बी। तो ए बी की जो हाइट है वो एच है, तो एच हाइट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने डेरिवेशन के लिए रे डायग्राम कुछ थोड़ा अलग बनाया है। तो पहला रे मैंने पास किया है सी में से। अब आपको पता है कि सी में से अगर रे पास हुआ तो रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा। तो ये जो रे है वो ये डायरेक्शन में वापस गया। ओके, पी के साथ इंसिडेंट कराया तो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ होगा उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होके सपोज कुछ इस तरह गया, ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिले वहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो ये हो गई ए डैश,
तो मुझे इमेज कुछ इस तरह मिली, बी डैश ए डैश। ओके, अब यहाँ पे आप दो ट्रायंगल ले सकते हो। ओके, तो सिमिलरिटीज़ की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल को मैं अलग अलग सेपरेट करके आपको देता हूँ। देखो यहाँ पे एक है ए बी पी, ये अलग कलर से आपको दिख रहा है। एक ट्रायंगल है ए बी पी और दूसरा है ए डैश बी डैश पी। अब ये दो ट्रायंगल में आप देखोगे कि तीनों एंगल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम है। यहाँ पे देखो जैसे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही है। यहाँ पे ये एंगल 90 है तो यहाँ पे बी डैश के पास भी एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर ट्रायंगल ए बी पी is similar to triangle A dash B dash P। दो ट्रायंगल है वो सिमिलर हैं, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। तो हम रेशियो में लिखना चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन, समझना, ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। एक ट्रायंगल में हमने ये दो चीज़ें ली, ए डैश बी डैश और ये पी बी डैश। ओके, सेम वे में अदर साइड लिखूँ तो ए बी अपॉन में पी बी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा ए बी अपॉन पी बी। अब इन सब की वैल्यू हमें डालनी है, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब ए डैश बी डैश क्या है, देखो हाइट ऑफ इमेज एच डैश, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव, तो माइनस एच डैश अपॉन पी बी डैश क्या लिखूँ, तो P से लेके B डैश तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, इमेज डिस्टेंस V, बट ये भी तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा एज पर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे आएगा माइनस V इक्वल टू, अब ए बी है इस तरफ, ए बी क्या है देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस एच, और पी बी, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, और ये डिस्टेंस भी तो हमें नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पे आएगा माइनस u। अब देखो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, एच डैश अपॉन एच, तो वो मैं यहाँ पे अलग कर ले रहा हूँ। तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों माइनस कैंसिल हो रहे हैं, बट राइट हैंड साइड पे एक और माइनस है, तो ये आएगा माइनस वी बाई यू। अब हमें पता है कि एच डैश अपॉन एच क्या है, मैग्नीफिकेशन, तो एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूला हो गए, एक है हमारे पास एच डैश अपॉन एच, और दूसरा है हमारे पास माइनस वी बाई यू। अब अच्छे से समझते हैं कि इसकी वैल्यू है वो क्या दिखाती है, समझना। अब मैग्नीफिकेशन हमें पता है कि एच डैश अपॉन एच है, इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस वी बाई यू। अब हमारा एच क्या होता है, तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम देखें तो मोस्टली जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही हम रखने वाले हैं, तो एच हाइट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब मैग्नीफिकेशन है उसमें दो चीज़ें, मैग्नीफिकेशन है उसमें दो चीज़ें आएगी, एक प्लस और माइनस साइन, ओके, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, और बाजू में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मैं बोलूँ m इक्वल टू माइनस 1.3, तो ये प्लस और माइनस साइन हो गई और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब दोनों की हेल्प से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मेरा मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव है, अगर मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव है, दो डिवीज़न ही कर देते हैं, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है, अब उसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब
कंपलसरी एच डैश नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि एच तो पॉजिटिव था। अब एच डैश नेगेटिव मतलब इमेज कौन सी हो गई, इन्वर्टेड। तो इमेज कौन सी मिलेगी आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मतलब यहाँ से साइन से आपको पता चल गया बिहेवियर, इमेज का नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम वे अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज है उसकी हाइट भी क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव। मतलब इमेज अगर डाउनवर्ड मिल रही है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इमेज अगर अपवर्ड मिल रही है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। और एच डैश पॉजिटिव है मतलब ये इरेक्ट हो गई इमेज, तो ये इमेज का बिहेवियर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इतना तो क्लियर हुआ कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव तो नेचर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव तो नेचर आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। और ये रियल ऑब्जेक्ट की बात है, जब आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे तब और डिटेल में पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट मोस्टली रियल लेने वाले हैं। तो इमेज है वो इस तरह मिलेगी, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव तो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव तो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये हुई साइन की बात प्लस माइनस के हिसाब से। अब लेते हैं मैग्नीट्यूड। अब समझो m इक्वल टू हमें पता है एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश इक्वल टू क्या हुआ, m इंटू एच। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे m टाइम्स इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ m इक्वल टू अगर 1 है तो उसका मतलब हुआ सेम साइज है, एच डैश और एच दोनों सेम साइज है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1 निकला मतलब है इमेज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मिला मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो साइन से क्या पता चलेगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम वे मैग्नीट्यूड से क्या पता चलेगा, तो m इक्वल टू 1 है तो सेम साइज, m ग्रेटर देन 1 है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और m लेस देन 1 है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू 1 कब आएगा, जब हम ऑब्जेक्ट है वो रखेंगे एग्जैक्ट c के ऊपर। ये केस देख लो, ऑब्जेक्ट हमने c पे रखा तो इमेज भी कहाँ पे मिली, c पे ही। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, -1। माइनस क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड है, उल्टी है ना। और 1 क्यों, क्योंकि सेम साइज है। अब ये माइनस क्या दिखाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड देखो मिल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पे मिल रहा है। तो सेम वे यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा मैग्निफिकेशन की वैल्यू जानने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैग्निफिकेशन है वो -0.3 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, माइनस मतलब पता चला मुझे रियल एंड इन्वर्टेड, और 0.3 लेस देन 1 है मतलब क्या हुआ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब ऐसा हमारे पास कौन सा केस है कि रियल एंड इन्वर्टेड भी मिले और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी मिले। तो देखते हैं, हमने आगे सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये इसमें देखो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर वाला केस ही नहीं है। यहाँ पे देखो तो ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड है बट लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, हमें क्या चाहिए, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे तो सेम साइज है। यहाँ पे देखो रियल एंड इन्वर्टेड भी है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी है, मतलब ऐसे केसेस में मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू माइनस के साथ साथ लेस देन 1 भी हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ तक आज हम फिनिश कर रहे हैं मैग्निफिकेशन से। और
नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी अभी जितने टॉपिक चले वहाँ तक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस इलस्ट्रेशंस प्लस टेक्सचुअल एक्सरसाइज में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो वो उन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।